सुंदरबंस डेल्टा, अगर इसे हम भारतीय उपमहाद्वीप का अमेज़न फॉरेस्ट कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल इसकी बनावट और इसकी संरचना जो है बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि ब्राज़ील की अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। लेकिन हाँ, ऑब्वियस सी बात है, एरिया बहुत इसका छोटा है। ये लगभग जो है 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ जो है एक घने जंगलों वाला क्षेत्र है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिवाइडेड है। इसका 40% हिस्सा जो है लगभग वो इंडिया में पड़ता है, और इसका 60% हिस्सा बांग्लादेश के पास है। यानी इंडिया में जो क्षेत्रफल है वो लगभग 4,200 स्क्वायर किलोमीटर का, और लगभग 6,000 स्क्वायर किलोमीटर बांग्लादेश के पास है। ये डेल्टा 3 बड़ी नदियां जो हैं इंडिया की, जिसमें कि आती है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी, जो कि अधिकतर बांग्लादेश से होकर निकलती है। इन तीनों नदियों का जो है एक तरह से संगम है, जहाँ ये तीनों नदियाँ समुद्र से मिलती हैं बंगाल की खाड़ी में, वहीं पर ये डेल्टा का क्षेत्र फॉर्म होता है। अगर हम इसे देखें तो ये बहुत दूर में फैला हुआ जो एक तरह से, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो अगर हम 4,000 स्क्वायर किलोमीटर को देखें तो लगभग 50 किलोमीटर बाई 40 किलोमीटर का एरिया जो है बिल्कुल इसी ढंग से छोटी छोटी नदियाँ, जो स्ट्रीम्स और उसके बीच में फैले हुए जंगल, बिल्कुल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसे कि हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो में जिक्र किया था ब्राज़ील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट का। बिल्कुल इसकी जो है बनावट कुछ कुछ वैसी ही लगती है, और उतनी ही डाइवर्स यहाँ की जो है वनस्पति और यहाँ के जानवरों का साम्राज्य है, जो फ्लोरा एंड फौना है, वो भी इसी ढंग से डाइवर्स स्पीशीज़ यहाँ पे पाई जाती है। इस जंगल में लगभग पेड़ पौधों के देखे जाए तो एक ख़ास तरह के छोटे पौधे होते हैं जिन्हें मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। आपने सुना होगा, हिंदी में उसे सुंदरी, उस क्षेत्र में उसे सुंदरी का पेड़ कहते हैं। उसी के नाम पे जो है सुंदरबंस नाम पड़ा है। हालांकि ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, अधिकतर पेड़ यहाँ मैंग्रोव के हैं, और इसीलिए जो है ये जंगल इतना घना है, क्योंकि मैंग्रोव जो सुंदरी के पेड़ है वो बहुत ऊंची हाइट के नहीं बल्कि छोटे हाइट के होते हैं, लेकिन एक दूसरे से सटे होते हैं, जिस कारण ये घना ज़्यादा हो जाता है। और इसके अंदर अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं कोर एरिया में, जहां अभी भी दिन में अगर आप कोई जाए तो वहां दिन में भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती और अंधेरा सा रहता है। और इसमें अगर हम बात करें पेड़ पौधों की, तो माना जाता है लगभग 350 से ऊपर पेड़ पौधों की प्रजातियां और सैकड़ों यहाँ पे जो है जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसे एक जो इंडिया की तरफ जो है सुंदरबन, उससे एक सुंदरबन नेशनल पार्क के रूप में भी जो है डिक्लेयर किया हुआ है, और ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है। यहाँ की अगर हम स्पीशीज़ की बात करें तो आपने रॉयल बंगाल टाइगर का नाम सुना होगा, जो कि सबसे जो है एक अलग ढंग का माना जाता है कि जो टाइगर की स्पीशीज़ है उसमें सबसे लंबा जो लंबाई है और जो वज़न है वो सबसे ज़्यादा होता है इस रॉयल बंगाल टाइगर का, जो कि इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, सुंदरबन के क्षेत्र में। और अभी जो लेटेस्ट सेंसस हुआ था 2015-16, उसमें टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 200 नापी गई थी, जिसमें कि 80 से 90 टाइगर इंडिया वाले क्षेत्र में है, और 120 से लेके 130 टाइगर जो है वो बांग्लादेश वाले सुंदरबन के एरिया में पाए गए हैं। और एक यूनिक अडेप्टेशन है यहाँ के रॉयल बंगाल टाइगर्स की, वो ये है जो कि बाकी टाइगर पॉपुलेशन से थोड़ी अलग है, वो ये कि ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छे स्विमर होते हैं, यानी कि नदी में बहुत ही अच्छे ढंग से ये तैर सकते हैं। इनकी अडेप्टेशन इस ढंग की यहाँ हो चुकी है। और कई सारे साइंटिस्ट ने ये भी जनरली टाइगर जो है पानी में जाके शिकार नहीं करते, लेकिन यहाँ के टाइगर पानी में तैरते हुए मछलियों का शिकार करते हैं। ये एक यूनिक एडाप्टेशन है। और जो नरभक्षी यानी कि इंसानों को मारने वाले जो टाइगर हैं वो सबसे अधिक इसी सुंदरबन एरिया में पाया जाता है। कारण ये है कि जंगलों के बीच बीच में ह्यूमन सेटलमेंट्स बहुत ज़्यादा है, जो कि बांग्लादेश साइड से भी पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत अधिक है। इसलिए कई सारे छोटे छोटे गांव और बस्तियां इस जंगल के अंदर बसी हुई हैं, जो कि जंगल के अंदर पेड़ मतलब वहाँ की लकड़ियाँ या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। और जो फॉरेस्ट के अंदर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करने के लिए टिम्बर या कुछ और इस तरह की चीज़ों को लेने के लिए जंगल के अंदर जो एक्टिविटी है, उसी समय ये टाइगर उन्हें अटैक करता है एक मूविंग टारगेट समझ के। और एक बार अगर उसने किसी इंसान को मार दिया तो फिर वो कहते हैं कि उसे एक मतलब आदत लग जाती है इंसानी मांस की। इसलिए सबसे अधिक मैन ईटर्स यानी नरभक्षी टाइगर इसी सुंदरबन के एरिया में पाए जाते हैं।
इसके अलावा यहाँ और भी कई प्रकार के जो है सब पानी में रहने वाले मगरमच्छ, सलाइन वाटर, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, एलिगेटर की भी कई सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं यहाँ पे। कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, जिसमें कि एक फ्रेश वाटर रिवर डॉल्फिन यहाँ पहले पाई जाती थी, जो कि अब नहीं है। अब ये स्पीशीज़ सिर्फ अपर गंगा रीजन में, यानी कि प्रयागराज से लेके बक्सर पटना के बीच में कहीं कहीं अभी भी मौजूद है, लेकिन जो लोअर गंगा रीजन है जिसमें कि सुंदरबन डेल्टा, वहाँ से ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, यानी कि विलुप्त हो चुकी है। यहाँ कुछ राइनोसोरस यानी गैंडे की प्रजाति पहले पाई जाती थी, जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसमें इंसानों द्वारा किया गया शिकार भी शामिल है, लेकिन अब प्रोटेक्शन होने के बाद जो स्पीशीज़ बची है वो फ़िलहाल है। टाइगर पॉपुलेशन यहाँ अच्छी है और ग्रो कर रही है। और इसके अलावा जो यहाँ जो सुंदरबन के ऊपर एक जो ख़तरा है, क्योंकि इसे इंडेंजर्ड लिस्ट में भी डाला था यूनाइटेड नेशंस की एक सर्वे बॉडी ने, क्योंकि इस पे ख़तरा नेचुरल भी है और मैन मेड भी है। जो सबसे बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर हुआ था वो था एक बार 2007 में एक साइक्लोन आया था, और वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसके इम्पैक्ट के कारण जो है लगभग 40% सुंदरबन का जंगल नष्ट हो गया था उसी समय। इसके अलावा एक आध जो है मतलब पेट्रोलियम शिप की एक्सीडेंट हुई, जिस कारण भी जो है काफ़ी सारा नुकसान हुआ था वहाँ जीव जंतुओं का सुंदरबन के क्षेत्र में। फिर कुछ अवैध जंगलों की कटाई की समस्या भी है जो कि चलती रहती है, और ये जंगल थोड़े बहुत जो है कहीं कहीं सिकुड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो ये अगर कोई घूमने की दृष्टि से जाना चाहे तो कलकत्ता से लगभग 110 या 15 किलोमीटर की दूरी पर ये मौजूद है, और वहाँ बाई रोड पहुँचा जा सकता है। और वहाँ पे जो है स्टीमर से जो है इस क्षेत्र में भ्रमण कर सकते हैं। वहाँ रहने की भी व्यवस्था ठीक ठाक है, और कई लोग अब इसे टूरिस्ट स्पॉट की तरह भी यूज़ कर रहे हैं, और लोग वहाँ घूमने जाने लगे हैं। टूरिस्ट की संख्या भी अब यहाँ पे ठीक ठाक बढ़ने लग गई है। हालांकि यदि गवर्नमेंट चाहे तो इसे एज अ टूरिस्ट स्पॉट और अच्छे ढंग से डेवलप किया जा सकता है, ताकि जो यहाँ पर टूरिस्ट फ्लो और ज़्यादा है। अभी अधिकतर यहाँ पर बाहर विदेशी टूरिस्ट आते हैं, हालांकि डोमेस्टिक टूरिस्ट भी यहाँ जा सकते हैं, लेकिन जो ठहरने की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, पहुँचने के लिए जो परिवहन की सुविधाएँ हैं, उस ढंग से अगर सरकार ध्यान दे तो ये और एक अच्छा रिसर्च और टूरिज़्म का सेंटर बन सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अभी भी कुछ कहते हैं कि रहस्यमय एरियाज़ हैं जो काफ़ी डीप है ये फॉरेस्ट, और बीच बीच में आइलैंड बने हुए हैं। तो कुछ स्पीशीज़ इंसानों मतलब कुछ स्पीशीज़ जानवरों की और पेड़ पौधों की अभी भी ठीक से एक्सप्लोर नहीं हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी आप लोगों से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।